हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप मुझे देख रहे हैं समाधान ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की जो कक्षा 8 है उसका भूगोल, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी दुनिया। और उसका जो पहला चैप्टर है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन। ठीक है, संसाधन होता क्या है, इससे रिलेटेड उसके प्रकार क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और उसको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम लोग को मेनली इस चैप्टर में जो है संसाधन के बारे में ही पढ़ना है और संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम लोग संसाधन को कैसे संरक्षित करेंगे इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए कि संसाधन है क्या। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि संसाधन होता क्या है। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जो मानव अपने सुख सुविधा की या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है उनको हम लोग संसाधन कहते हैं। उसका यूज हो पाना ये सबसे बड़ा जो जरूरत है उसको संसाधन कहे जाने के लिए, है ना। मतलब हम लोग अगर किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी न किसी रूप में अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपनी सुख सुविधा के लिए, तो उसको हम लोग संसाधन कहें। जैसे मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि नदी बह रही है, अगर नदी का पानी का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वे हमारे लिए संसाधन नहीं है। अगर नदी पे हम लोग डैम बना रहे हैं, बांध बना के, और उसके जल को इकट्ठा कर रहे हैं और उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नदी का इस्तेमाल कर रहे हैं जाने के लिए, तो इन सभी सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे कि नदी भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। तो संसाधन क्या है, तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु और पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब जरूरी क्यों संसाधन, देखिए किसी भी देश के पास, जिसके पास जितना संसाधन होगा वो उतना आसानी से क्या कर सकता है, अपनी कमाई कर सकता है, अपना इनकम बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रकृति ने उसको फ्री में चीजें दी हैं जिसको बेच के या किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके अपने लोगों की सुख सुविधा या और लाइफ की जो लेवल है उसको वो बेहतर कर सकता है। तो इसीलिए संसाधन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। जिस देश के पास जितना ज्यादा संसाधन है वो उतना आगे हो सकता है या होता है। तो संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं, है ना। संसाधन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आसानी से विकास किया जा सकता है। संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरत के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। इसका क्या अर्थ है ये भी हम लोग देखते हैं। संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरत के अनुसार क्या किए जाते हैं, निर्मित भी किए जाते हैं। देखिए, कई बार ऐसी आप देखोगे, क्या मान लो कि आप के आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप उस इस्तेमाल करना नहीं जानते हो, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो कई बार कोई ऐसे लोग आते हैं जो हम लोग को उसका उपयोग करना सिखा देते हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। तो प्रकृति की सारी चीजें हम लोग, जैसे आग का जो है, आग का खोज हमने जो भी जब खोज हुआ होगा तो उसके बाद वो हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन बन गया। या ऐसे भी पहिए का आविष्कार जब हुआ तो वो संसाधन बना। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, जैसे यूरेनियम अगर बात की जाए, यूरेनियम आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान लो कि यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय अभिक्रिया करा के। क्या करते हैं हम लोग आजकल, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम एक नाभिकीय ईंधन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया करा के उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और एक जो है 1 केजी यूरेनियम से हजारों या समझिए कि कई टन जो है या हजारों टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो संसाधन क्या होते हैं, होते भी हैं और कई बार बनाए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हम लोग को पहले से पता नहीं होता है। या मान लीजिए कि लकड़ी है ना, लकड़ी को हम लोग ऐसे अब अगर आप बेचते हो लकड़ी को तो क्या होगा, उसका मूल्य आपको काफी कम मिलेगा, और उसी को आप फर्नीचर बना के बेचते हो तो उसका मूल्य ज्यादा मिलेगा या आपकी सुविधाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। तो एक तरह से हमने लकड़ी से जब फर्नीचर बना लिया तो वो क्या हो गया, संसाधन बन गया। ठीक है,
तो आप ऐसा कह सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि हम लोग चाहें तो संसाधन की क्वालिटी को बढ़ा के उसके मूल्य को भी बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, संसाधन को कई तरीके से क्या किया जाता है, उसके मूल्य को अभिव्यक्त किया जाता है, बताया जाता है या बनाया जाता है। तो पहला है क्या, आर्थिक मूल्य, है ना। संसाधन का क्या है, आर्थिक मूल्य। जैसे लकड़ी से आप फर्नीचर बनाती है तो ये क्या कहलाएगा, आर्थिक मूल्य। कई बार क्या होता है, सौंदर्यात्मक मूल्य, मतलब हमने क्या किया, जलप्रपात या किसी जंगल को या पहाड़ी इलाका को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, सौंदर्यात्मक मूल्य, लोग वहाँ पे घूमेंगे और उसके बदले आपको क्या होगा, इनकम मिलेगा। कानूनी मूल्य, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, जल और वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, कानून बना के जल और वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैतिक मूल्य हमारा क्या है, तो हम लोग नैतिक मूल्य में क्या करते हैं, संसाधनों को बचाने का प्रयास करते हैं। तो इतने प्रकार से हम लोग जो है मूल्य को अभिव्यक्त करते हैं। कितने प्रकार हैं, 4 है, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, कानूनी और नैतिक। इसको आपको ध्यान रखना है। स्पेशली आपको यहाँ पे ना फोकस इस पे करना है कि संसाधन होता क्या है, इस पे समझने पे, है ना। और मैं समझता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया हो कि संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण हम लोग कितने प्रकार से करते हैं। तो संसाधन को देख सकते हैं आप, जैसा कि एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, इसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं। संसाधन को 3 भाग में बांटा जाता है। एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव खुद संसाधन, है ना, मतलब मानव संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, मुफ्त में दिए गए हैं ना। वो सारी चीजें जो प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में दी गई है, वो सारे के सारे जो है वो प्राकृतिक संसाधन हैं, है ना, जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, देखिए प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, जल, ये सब मेन है। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, जब मानव प्राकृतिक चीजों में क्या करता है, बदलाव करके और एक नया पदार्थ बना देता है, उसको नया वैल्यू दे देता है, उसको नया मीनिंग दे देता है, तो वो क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है ना। देखिए जैसे कि आपने क्या किया, मकान बना दिया, ये प्रकृति ने नहीं बनाया, हालांकि आप उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हो वो प्रकृति ने अवश्य दिया है ना। आपने लकड़ी से फर्नीचर बनाया तो ये क्या हुआ, मानव निर्मित कहलाएगा, क्योंकि मानव ने उसके रूप को, डिजाइन को एकदम से बदल के रख दिया है और उसका वैल्यू, उसका यूज जो है वो बदल चुका है। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, जो इंसानों ने प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके बिल्कुल ही उसको बदल के फिर बनाया है ना। मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा या और भी चीजें आप सोच सकते हो जो मानव निर्मित संसाधन हो सकती हैं। ठीक है, जो आप खुद पढ़ रहे हो, मोबाइल है, वो भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। और एक खुद मानव भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मानव के पास दिमाग है और हम लोग क्या करते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में आता है ना। केवल दिमाग होने के कारण, क्योंकि मानव ही क्या करता है, संसाधन का निर्माण भी करता है, उसका इस्तेमाल भी करता है। कई बार आप देखोगे, आप क्या करते हो कि लोगों का इस्तेमाल करते हो अपने कुछ काम के लिए, है ना, आप काम करवाते हो उनसे, तो उस सिचुएशन में क्या है, मानव भी एक प्रकार का संसाधन हो चुका है ना। तो क्या है, संसाधन का 3 प्रकार है हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आइए फिर से इसको देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन को कई प्रकार से बांटा गया है। एक है विकास और उपयोग की दृष्टि से, है ना, विकास और उपयोग की दृष्टि से इसको 2 भाग में बांटते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, हम लोग सारे के जो डेफिनेशन हैं सबको अलग अलग हम लोग परिभाषा को देखने वाले हैं। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर है निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आपको क्या करना है, ये फ्लो चार्ट बना के अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हम लोग कितने प्रकार से बांटते हैं। कुल अगर बांटने का तरीका देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से हम लोग संसाधन का वर्गीकरण कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, पहला क्या है, विकास और उपयोग की दृष्टि से है, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर है, तीसरा उपलब्धता के आधार पर है, चौथा वितरण के आधार पर है और पांचवा जो है वो स्वामित्व के आधार पर है ना। स्वामित्व मतलब किसके अंडर में है, उसका प्रोप्राइटर कौन है, उसका मालिक कौन है, ये। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर एक के डेफिनेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं और पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसे प्रकृति ने दिया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो मानव संसाधन, मानव स्वयं एक क्या है? संसाधन है। यह संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। ठीक है। मानव क्या करता है? संसाधनों का निर्माण भी करता है और उसका उपयोग भी करता है। ठीक है। मानव में संसाधन निर्माण तथा उपयोग की क्षमता उसके दिमाग और शारीरिक क्षमता और कौशल से विकसित होती है ना। हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से पता चलेगा? हमारे दिमाग से पता चलेगा, हमारे शारीरिक क्षमता से और हमारे स्किल से, कौशल से। ठीक है। अब है मानव निर्मित संसाधन। मानव जब कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप और गुण में परिवर्तन लाकर करता है, तो इस प्रकार के निर्मित संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या है? मकान, कार्यालय, भवन, पंचायत भवन, विद्यालय, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि, ये सब के सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मानव ने प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ज्यादा बदलाव करके इस प्रकार की चीजें बनाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर एक संसाधन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कितना सारा प्रकार है। पहला है वास्तविक संसाधन। वैसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है। क्या चीज आपको ध्यान देना है? कुल मात्रा क्या है? कुल मात्रा ज्ञात होती है ना। वैसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा क्या है? ज्ञात होती है और उन जिनका उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। क्या करना है? कुल मात्रा ज्ञात होनी चाहिए, उनका उपलब्ध तकनीक जो हमारे पास है उसकी सहायता से अभी उपयोग किया जा रहा होता है। इसको वास्तविक संसाधन कहते हैं, क्योंकि वास्तव में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम है, ऑस्ट्रेलिया का सोना है, झारखंड का अभ्रक है, मध्य प्रदेश का मैंगनीज, राजस्थान का तांबा, ये सब जो है हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये सारे संसाधन क्या है? हमारे लिए वास्तविक संसाधन हैं। हमारे लिए मतलब इंसानों के लिए, है ना, हमारे देश के लिए नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो विदेश में पाई जा रही हैं, है ना। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है, हमको नहीं पता कि कितना होगा, है ना, और उनका वर्तमान समय में उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। संभावना है ना। संभाव्य मतलब क्या? संभावना होना, कितना कुल ज्ञात मात्रा ज्ञात है, ना ही हम लोग उसको वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। केरल में मिलने वाला थोडियम और लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये सब जो है संभाव्य है, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहते हैं? जो जीवित चीजें जो होती हैं वो हमारे लिए क्या है? जैव संसाधन है। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले सभी सजीव जैव संसाधन कहलाते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जो है हमारे लिए जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन वो है जो निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं प्रकृति में, उनको हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, खनिज, चट्टान, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, ये सब क्या है? हमारे लिए अजैव संसाधन है। उसके बाद आते हैं क्या? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन जो या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है प्रकृति में कि हम लोग इस्तेमाल करने अगर कितना भी कर ले तो उसकी मात्रा में लगभग कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, या फिर जो प्रकृति में बहुत ही तेजी से बनाया जाता है ना, बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। क्या है? या तो उसकी मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा है ना, कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हम लोग बहुत ही कम मात्रा इस्तेमाल कर पाते हैं, है कि नहीं। इंसान और इवन पेड़ पौधे सब मिला के भी हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है? ये हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन है। आपको पता होगा कि हम लोग सूर्य का प्रकाश का एक तो पौधे यूज करते ही हैं, हम लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं? सूर्य प्रकाश को बहुत सारे तरीके से सोलर पैनल ये सब लगा के हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सूर्य प्रकाश हो गया, या फिर उसके बाद हवा, या फिर पानी जो बह रहा है उससे ऊर्जा आप निकाल रहे हो, तो ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय संसाधन है। वन जो है
जंगल वो भी नवीकरणीय संसाधन में आता है, लेकिन उस पर कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं। ठीक है, जल और जंगल वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। ठीक है, जल और जंगल दोनों क्या है, नवीकरणीय है, लेकिन इसमें मानव जो है हस्तक्षेप करके उसके पुनः भंडारण में रुकावट उत्पन्न कर देता है ना। तो चलिए, नवीकरणीय संसाधन देख लिया हमने। वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जिसके कारण ये खत्म में समाप्त नहीं होते हैं, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जिनके भंडार क्या है, सीमित है, तथा उनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद उनकी पुनः पूर्ति हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन, है ना। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ये सब जो है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद अगला देखते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वैसे संसाधन हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम लोग सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। मिट्टी, पवन आदि ये सब क्या है, सभी जगह उपलब्ध है, इसलिए ये सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद जो है अगला, वो है स्थानीय। स्थानीय मतलब किसी विशेष जगह पे ही वो पाया जाएगा। वैसे संसाधन जो केवल निश्चित जगह पर ही पाए जाते हैं, स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला, ये सब क्या है, स्थानीय संसाधन है। अगला देखते हैं निजी संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व में होते हैं, मतलब कोई व्यक्ति उसका मालिक होता है या कोई संस्था, निजी संस्था उसका मालिक होता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, निजी संसाधन कहते हैं। ठीक है, भूमि, तालाब, ये सब जो होता है, ये निजी संसाधन में आएगा। राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी राष्ट्र की सीमा के अंदर पाए जाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, है ना। समुद्र तट से भी लगभग 19.2 किलोमीटर क्षेत्र जो होता है, वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं, जैसे कि हमारा देश भारत भी है। तो समुद्र में हम लोग 19.2 किलोमीटर तक जाएंगे, तो वहाँ तक का जो क्षेत्र होगा ना, उसका जो संसाधन होगा वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। उसके बाद है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। किसी देश की समुद्री सीमा से 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होता है, वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ना। यहाँ पे जो है वो फिशिंग जो है, मछली जो है, मछुआरे जाके मार सकते हैं, और उसके बाहर का जो क्षेत्र आ जाएगा वो क्या होता है, देश की समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर के बाहर का जो क्षेत्र होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत, उसमें जो भी रहेंगे संसाधन वो आ जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी देश की समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। ठीक है, तो लगभग आपने कवर कर लिया है। थोड़ा सा हम लोग को देखना है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस प्रकार है, उनको संरक्षण कैसे करना है। बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको फिर से ये सब चीज़ें जो हैं अगले क्लास में पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है। तो देखिएगा क्या कि सारी चीज़ें जो है, चाहे भूमि हो, मिट्टी हो, जल हो, जीव जंतु हो, है ना, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, पवन, ये सब जो है सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है इस पृथ्वी पर है। लेकिन सब जो है एक जगह सब समान रूप से नहीं बटा हुआ है। सब क्या है, अलग अलग जगह पे, कहीं पे कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे वो कम है ना। तो इस प्रकार से ये बटा हुआ है। ठीक है, चलिए, और इस बटने का कारण क्या है, स्थल स्वरूप में भिन्नता का पाया जाना, है ना। कहीं पे मिट्टी जो है ऊंची है, कहीं नीची है, मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है ना। अब देखिएगा कि जनरली जो होता है कुछ चीज़ें, जैसे पहाड़ और पठार पे आपको वन देखने को मिलेंगे, पठारी क्षेत्र में खनिज मिलेंगे, और स्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलेंगे, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में नदी और सरिताएं मिलेंगी, है ना।
तो ये सब स्थल के स्वरूप पे डिपेंड कर रहा है ना, कि सब जगह सारी चीजें जो है वो सब जगह नहीं मिलती हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश से क्या होता है, अगर आप जानते होंगे तो पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार की है और इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लाइन में बांटते हैं। जो सबसे बीच में ऐसे रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और कुछ इस प्रकार से इसको अलग अलग डिग्री पे बांटा गया है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं अक्षांश। तो कहाँ पे है, आप देखिएगा कि ये वाला जो इलाका रहता है ना, इधर जो है जंगल ज़्यादा रहता है, यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी ज़्यादा होता है ना। तो जो आगे चल के पढ़िएगा, इसको हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। तो उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे आपको जंगल जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। समुद्र तट से दूरी कितनी है ये भी डिसाइड करता है कि वहाँ क्या प्राकृतिक संसाधन क्या होगा। समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, स्थल का रूप कैसा है, ये सारी चीजें जो है डिसाइड करती हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कहाँ पे कैसा होगा। अब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है ना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तकनीकी उपलब्धता तथा आवश्यकता पे निर्भर करता है, और शिक्षित और तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति जो होता है या समाज जो है संसाधनों का उपयोग अच्छे से कर सकता है। ठीक है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या विकासशील देश के लोग हैं, चूँकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो संसाधन का इस्तेमाल जो है अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था, लगभग आपने कवर कर लिया है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को। आपको देख रहे हैं, बस एक लास्ट टॉपिक है, तो चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है क्यों। तो देखिए, एक तो है एक है कि आप जब क्या करते हो, डेवलपमेंट करते हो, विकास करते हो, तो क्या होता है, विकास की प्रक्रिया में प्रकृति में आप बहुत सारे बदलाव ला देते हो, और कई बार आप इतनी तेजी से बदलाव लाते हो कि जो प्रकृति के जो अवयव हैं वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, सामंजस्य जो है प्रकृति के विभिन्न अवयवों के बीच स्थापित नहीं हो पाता है, और इस कारण से समस्याएं आनी शुरू होती हैं। ठीक है, प्रकृति जो है उसको गलत तरीके से रिएक्ट करती है। कई बार आप देखोगे कि कई बार आजकल जो है मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग तेजी से क्या कर रहे हैं, प्रकृति के जो अवयव हैं, चाहे वो जैव घटक हो अजैव घटक हैं, उन सब में हम लोग तेजी से बदलाव ला रहे हैं, और उसी का प्रभाव है कि हमारे आसपास जो है प्रकृति में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। तो ज़रूरत ये है कि हम लोग एक ऐसा रेट से डेवलपमेंट करें जिसको हम लोग ऐसे, आजकल एक नया टर्म यूज किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब हम लोग विकास इतनी तेज़ी से करें कि प्रकृति के में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव ना आए, उसको भी एडजस्ट होने का टाइम मिले, और साथ ही साथ हमारे जो फ्यूचर आने वाले जो जनरेशन हैं उनको भी उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का अवसर मिल पाए, है ना। ये नहीं कि हम लोग सारे संसाधन को अभी ख़त्म कर दें और जो आने वाली जनरेशन है उनको नहीं मिल पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग संसाधनों को क्या करें, संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, बर्बाद ना करें बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से ही हम लोग ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ करें। तो इतना ही जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, और जल्दी ही हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक आप देखते रहिए समाधान ट्यूटोरियल्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करने भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।